हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। ठीक है, जिस प्रकार हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था शंट कैपेसिटर फिल्टर को, हमने पार्श्व पथ संधारित्र को पढ़ा था। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब हम सर्किट के अंदर जो हमारा क्या है रेक्टिफायर है, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, एक फुल वेव रेक्टिफायर को लिया हुआ है। और फुल वेव रेक्टिफायर के जो हमारा आउटपुट है वो हमें क्या मिलेगा, लोड के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो लोड के ऊपर जो हमें आउटपुट मिलता है उसके पैरेलल में हम जब कैपेसिटर को लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, शंट कैपेसिटर फिल्टर बनता है। ठीक है, और वहां पर हमने देखा था कि कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी थी कि कैपेसिटर के लिए डीसी के लिए क्या करवाता है, रिएक्टेंस बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवाता है और एसी को क्या होगा, वो फ्लो होने देगा। ठीक है, तो वो ऐसे हमारा फिल्टर काम कर रहा था। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सीरीज इंडक्टर फिल्टर की। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा कैपेसिटर है वो किस में यूज किया था, हमने पैरेलल के अंदर, वैसे ही इंडक्टर को हम लोग सीरीज के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इंडक्टर को सीरीज के अंदर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो इंडक्टर होता है, ठीक है, इंडक्टर के लिए जो रिएक्टेंस होगी वो क्या होगी, XL होगी। ठीक है, हमने जब ये कैपेसिटर फिल्टर पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है XC, वो क्या होती है, 1/ωc होती है। ठीक है, उसी प्रकार इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होगी वो क्या होगी, XL होती है। ठीक है, XL ये अपनी क्या कहलाती है, रिएक्टेंस, प्रतिघात है ये। ठीक है, तो XL का मान होता है ωL। ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 2πf। ठीक है, तो जब अपने पास में हम डीसी को लें तो डीसी की फ्रीक्वेंसी हमको पता है क्या होती है, 0 होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो XL का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्टर जो होता है वो डीसी के लिए एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा। यानी जब हमारे पास में सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। और यदि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर होगा, जो हमारी इंपिडेंस या रिएक्टेंस अगर अनंत हो जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां से फिर करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा इंडक्टर है वो डीसी के लिए 0 रिएक्टेंस प्रोवाइड करवाता है, तो यहाँ से डीसी इजीली पास हो सकती है। ठीक है, और बात इसकी एसी की हम बात करें तो एसी के अंदर क्या होगा कि एसी की मान लो हमने फ्रीक्वेंसी ली 50 हर्ट्ज। ठीक है, एसी की हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है। तो जब हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो XL का मान क्या हो जाएगा, 2πf, f की जगह हम 50 ले लेंगे और L आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगी, यहाँ पर रिएक्टेंस होगी। ठीक है, तो हमारा जो इंडक्टर होता है वो डीसी को इजीली प्रोवाइड होने देगा और एसी के लिए एक फिक्स रिएक्टेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो हम इंडक्टर को इसके सीरीज में लगा सकते हैं। कैपेसिटर को हमने पैरेलल में लगाया था क्योंकि कैपेसिटर के लिए जो XC का मान था, किसके लिए, डीसी के लिए, वो हमारा इनफाइनाइट हो रहा था, तो क्या होगा, वहां से करंट पास नहीं हो पाएगी, तो हमें आउटपुट में भी डीसी नहीं मिल सकती। ठीक है, इसलिए हमने उसको पैरेलल में लगाया था। लेकिन जो हमारा इंडक्टर है वो डीसी को इजीली पास होने देगा और एसी के लिए रिएक्टेंस उपलब्ध करवाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि एसी नहीं, ज्यादा पार्ट हमारा क्या होगा, डीसी फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ इंडक्टर से हमारी जो करंट है, डीसी करंट पास होगी तो आरएल पर हमें क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा।
और वही हमको क्या इसके अंदर चाहिए होता है। तो इसलिए हम L को क्या करते हैं, RL के सीरीज में लगा देते हैं और ये हमारा सीरीज इंडक्टर फिल्टर कहलाता है। ठीक है। तो जो हमारा कैपेसिटर फिल्टर हमने पढ़ा था, कैपेसिटर फिल्टर के अंदर हमने कैपेसिटर को यहाँ पर पैरेलल में यूज किया था और फिर उसके बाद में हमने कैपेसिटर के लिए EDC का मान और EAC का मान निकाला और फिर हमने रिपल फैक्टर को निकाला था। ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इंडक्टर फिल्टर है हमारा, इसके अंदर भी हम इसका मान निकालेंगे EDC और EAC का और फिर हम रिपल फैक्टर को याद करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को देखें। तो हमारा डायग्राम जो है, यहाँ तक का जो पार्ट है हमारा, वो तो क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। यहाँ पर अपना ट्रांसफॉर्मर लगा है और दो हमारे डायोड लगे हैं। ये सेंटर टैपिंग है और इसके सेंटर टैप से हम एक RL का एक टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और RL का जो दूसरा टर्मिनल है वो किससे होता है अपने पास में, जब हम फिल्टर नहीं लगा रहे, ओनली हम रेक्टिफायर की बात करें, तो हमारा जो RL का सेकेंड टर्मिनल होगा वो N से। ठीक है। और यहाँ से होता हुआ दूसरे डायोड के N से, तो इन दोनों से क्या होगा, कनेक्टेड होगा हमारा जो RL है। ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि हम फिल्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो फिल्टर्स के लिए हम सीरीज इंडक्टर फिल्टर को इसके, यानी हम इंडक्टर को क्या करेंगे, इसके सीरीज में लगा देंगे। ठीक है। श्रेणी क्रम में हम प्रेरकत्व को लगा देंगे। तो यहाँ से अपना इंडक्टर है, ये कॉइल है अपनी, इस तरह से हमने जो शो किया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम होगा। अब हम बात करें इसके प्रोसेस की। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होगा, इस प्रकार अपना ट्रांसफॉर्मर होगा। ठीक है। फिर हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास में एक डायोड होता है और सीरीज में हमें क्या लगाना है, इंडक्टर लगाना है और फिर अपना क्या रहेगा, RL रहेगा। ठीक है। और अगर हमारा जो कैपेसिटर था, तब हमने कैपेसिटर को पैरेलल में यूज किया था। तो ये अपना डायग्राम हो जाएगा इंडक्टर सीरीज फिल्टर का। ये अपना फुल वेव के लिए और ये अपना हाफ वेव के लिए। ठीक है। तो जब हम लोग इसमें AC सप्लाई इनपुट करते हैं, ये हमारा क्या है, इनपुट है VI। तो हमने AC सप्लाई इनपुट दी, तो जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल है, इस पर कितना वोल्टेज आ जाएगा, VS। ठीक है। और जो हमारा इनपुट होगा उससे हमें आउटपुट क्या मिलेगा कि हमारी हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 ऑन कंडीशन में होगा और हाफ साइकिल के लिए हमारा डायोड D2 ऑन कंडीशन में होगा। तो जो हमें वेव फॉर्म मिलता है रेक्टिफायर से, तो अपने पास में फुल वेव रेक्टिफायर का जो हमारा आउटपुट वेव फॉर्म होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक है। और यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ तक हमें ये जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है उसका आउटपुट हमें इस वेव फॉर्म के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। ये हमारा वेव होगा। अब जब अपने पास में डायोड पर ये जो वोल्टेज है वो बढ़ती है, तब तो क्या होगा कि इंडक्टर जो है वो इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है। चुंबकीय ऊर्जा की रूप में। ठीक है। तो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या होगी, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। और जब यहाँ पर करंट का मान कम होगा, जब RL पर क्या होगी,
करंट बढ़ती है तब तो क्या होगा, ये चार्ज होगा अपने पास में, या हम कहें कि इसमें एनर्जी स्टोर होगी। जिस प्रकार कैपेसिटर चार्ज हो रहा था और जब इस पर करंट का मान कम होने लगता है तब क्या होगा कि यहाँ से अपने पास में करंट फ्लो स्टार्ट होगी, तो आरएल पर डीसी के अंदर वेरिएशन क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में जिस प्रकार कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा था, जैसे यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी और फिर यहाँ से क्या होगी, इंडक्टर के कारण करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से अपने पास में जो आउटपुट होगा उसमें हमें वेरिएशन कम मिलता है। ठीक है, इसको हम बाद में ड्रॉ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था उसका आउटपुट हमें इस प्रकार मिलता है, V नॉट इक्वल टू 2em अपॉन पाई माइनस का 4em अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस का 4em अपॉन 15 पाई कोस 4 ओमेगा टी, और आगे की टर्म्स हमको इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में अगर हम इस आउटपुट की बात करें तो ये आउटपुट क्या है, हमारा रेक्टिफायर का आउटपुट है। तो यहाँ से हमारे पास में ईडीसी का मान क्या हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो है ये अपने पास में। तो यहां से ईडीसी इक्वल टू क्या हो गया, 2em अपॉन पाई। ठीक है, ईडीसी क्या होगा, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है वो 2em अपॉन पाई ईडीसी होगा। तो आईडीसी क्या हो जाएगा, आईडीसी अपने पास में 2im अपॉन पाई। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो एवरेज वैल्यू आई थी करंट की वो क्या आई थी, 2im अपॉन पाई। तो ये अपने पास हो गया 2em अपॉन पाई आर एल। ठीक है, क्योंकि हमारा जो im है, im इक्वल टू क्या होता है, em अपॉन r प्लस आर एल, और यदि हमारा आर एल है वो क्या हो, मच मच ग्रेटर देन आर हो, यानी डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है और सेकेंडरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है उनसे आरएल का मान क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो आरएल का मान ज्यादा होगा तो ये अपने पास में हम इसको ओनली क्या लिख सकते हैं, em अपॉन आर एल लिख सकते हैं। तो ये अपना आ जाएगा 2em अपॉन पाई आर एल, आई एम का मान। ठीक है, ये है ही अपने पास में, तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा em अपॉन आर एल, और आईडीसी अपना 2em अपॉन पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसी कंपोनेंट की कि एसी पार्ट क्या होगा। ठीक है, यहां तक लिख ले इसको। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास में आईडीसी और ईडीसी का मान आ गया। अब जो हमारा इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर को जो हम यूज कर रहे हैं फिल्टर की फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आर एल पर धारा घटती है, ठीक है, धारा जब घटेगी या हम कहेंगे कि जो हमारी लोड करंट है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि पहले हमारा जो एल है जब यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा कि एल के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी, और जब आर एल पर हमारी करंट कम होगी तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी
करंट में चेंज आएगा, करंट डिक्रीज होगी, तो क्या हो जाएगा, इंटर में ये हमारा जो इंडक्टर है इसमें स्व प्रेरण होगा, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन की वजह से सेल्फ इंडक्शन होगा इसके अंदर, क्योंकि ये धारा के घटने का क्या करेगा, विरोध करेगा, जिसके कारण हमारे RL पर जो मिलने वाली करंट है उसमें फ्लक्चुएशन क्या होंगे, कम होंगे। क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इंडक्टर जो करंट के अंदर चेंज आते हैं उसका क्या करता है, अपोज करता है, उसको करंट के अंदर या तो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से इंडक्टर के अंदर क्या होता है अपना कि विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि RL पर जो मिलने वाली करंट है उसमें फ्लक्चुएशन कम आएंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमें IDC मिलेगा वो एक कांस्टेंट तो नहीं होगा लेकिन लगभग कांस्टेंट हमें मिलेगा, ठीक है। उसमें वेरिएशन क्या होंगे, जितने वेरिएशन इसके अंदर आ रहे हैं उतने नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रकार क्या होंगे, उसमें वेरिएशन कम होंगे। तो यहां से अपने पास में IDC आ गया। अब हम बात करें AC कंपोनेंट की, तो AC कंपोनेंट अपने पास क्या होगा, ये अपने 4Em/3 पाई cos 2 ओमेगा t, 4Em/15 पाई cos 4 ओमेगा t, ये हमें AC कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। ये अपने क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोनिक्स होते हैं, सन्नादी जो होते हैं वो हमें मिलेंगे। ये हमारा क्या है, सेकंड हार्मोनिक्स, ये हमारा फोर्थ हार्मोनिक्स है, ठीक है। ये होते क्या है, जैसे मान लो अगर हमारी इनपुट जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f है, अपने पास में 50 हर्ट्ज है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अगर हमें जो आउटपुट में वेवफॉर्म हमें मिल रही है या आउटपुट जो हमारा वोल्टेज मिल रहा है उसके अंदर इस फ्रीक्वेंसी के अलावा और भी पार्ट मौजूद हो, यानी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f 50 हर्ट्ज हमारे पास है, और हमें आउटपुट में 100 हर्ट्ज यानी 2f 3f 4f यानी जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसके मल्टीपल भी अगर हमें मिलते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 2 ओमेगा 4 ओमेगा, तो ये इसका सेकंड फोर्थ इस प्रकार से क्या होंगे, हार्मोनिक्स होंगे। लेकिन जो इनका एम्पलीट्यूड है ये क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड होगा। तो इस एम्पलीट्यूड को हम देख सकते हैं कि ये 1:1/5 है अपना, ठीक है। ये अपना 1/3 है और ये 1/15 है। तो इस रेशियो में है ये अपने पास में। और जो इंडक्टर है वो भी क्या करवाता है, AC के लिए ज्यादा रिएक्टेंस प्रोवाइड करवाएगा। तो AC के लिए ज्यादा रिएक्टेंस अगर प्रोवाइड करवाएगा तो क्या होगा कि इंडक्टर पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो हमारा AC वोल्टेज है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये 2 ओमेगा का रिएक्टेंस होगा इसके अंदर, XC इक्वल टू 2 ओमेगा L, इसके लिए होगा XC इक्वल टू 4 ओमेगा L, ठीक है। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड जो है वो और डिक्रीज हो जाएगा जो हमें हार्मोनिक्स मिल रहे हैं। तो ये अपना रेशियो हो जाएगा 1:10 हो जाएगा अपने पास में, ठीक है, 1/10। यानी ये जो हमारा फोर्थ हार्मोनिक्स है इसका एम्पलीट्यूड इससे 10 गुना कम हो जाएगा अपना, ठीक है, 10 गुना कम होगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो आगे के हमारे हार्मोनिक्स है उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और AC पार्ट के लिए हम सिर्फ इसी को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सिर्फ 4Em/3 पाई को लेंगे। तो हम लिख लेंगे कि निर्गत जो हमारी वोल्टता है, मुख्य प्रत्यावर्ती घटक जो होगा, मेन हमारा जो AC कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, यही होगा।
तो मुख्य प्रत्यावर्ती घटक अपना क्या हो जाएगा 4em/3 cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, इसकी आरएमएस वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इसकी आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू आ जाएगी अपने पास में आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी इसकी √1/t 0 to t e² dt। ठीक है, जिस तरह से हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, पहले हमने करंट के लिए लिखा था 1/t 0 to t i² dt, वैसे अब हम ई की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू आ गई ई क्या था अपना 4em/3 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी dt। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 4em/3 का होल स्क्वायर। तो इसका तो होल स्क्वायर है, इसको बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 1/t 0 to t cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी dt। ठीक है, इसका हम स्क्वायर cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी dt अपने पास में, इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहां से अपने पास में मान आ जाएगा 4em/3 तो 4em/3 ये तो अपना बाहर था ही, √1/t 0 to t cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी dt। तो cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी dt को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 ओमेगा cos 4 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 dt। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा अपॉन में 2, और थीटा की जगह अपने पास में क्या है 2 ओमेगा टी है। तो यहां से अपने हो जाएगा cos 2 इंटू 2 ओमेगा टी, तो 4 ओमेगा टी। इसको इंटीग्रेट कर लें, 4em/3 2 को बाहर ले लेते हैं 1/2, और ये अपने पास में आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t प्लस cos का हमने किया तो cos का अपने पास में हो जाएगा sin 4 ओमेगा t अपॉन 4 ओमेगा 0 to t। तो यहां से ये आ जाएगा अपने पास में 4em/3 और ये आ गया √1/t.2 और t -0, तो t से t कैंसिल अपना,
ये क्या बच गया, ओनली 1/√2। तो ये आ जाएगा 4Em/3π√2। ये हमारी क्या आ गई, RMS वैल्यू आ गई वोल्टेज की। ठीक है, यहां तक लिख ले इसको। ठीक है, ये हो गया अपना। अब हम जो अपना 4Em/3π√2 है, अब हम निकालते हैं IAC का मान। ठीक है, ये अपने पास में EAC आ गया। ERMS जो अपनी वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 4Em/3π√2 आ गई। तो IAC क्या होगा, IAC क्या होगा कि वोल्टेज अपॉन क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब हमारे पास में रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों है, तो हमें इनका निकालना होगा। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है कि जो हमारा RL सर्किट है उसके लिए टोटल हमारी इम्पीडेंस जो होती है Z, वो क्या होती है, RL का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, टोटल जो इम्पीडेंस होगी RL सर्किट की वो क्या होगी, RL का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो Z इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में RL का स्क्वायर प्लस XL। XL क्या है, XL हमारा ओमेगा L है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है इसके आउटपुट से हमने जो ये वाला पार्ट लिया था, यहाँ पर अपना ओमेगा इक्वल टू क्या है, 2 ओमेगा है। ठीक है, तो XL के अंदर अपने पास में क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास में जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके लिए ओमेगा का मान क्या होगा, 2 ओमेगा होगा। तो ये अपना वैल्यू आ गई 2 ओमेगा का ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो Z का मान अपना हो गया RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, Z इक्वल टू RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो यहां से IAC इक्वल टू 4Em/3π√2 इंटू 1/√RL का स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो IAC का मान अपने पास में आ गया। और हम क्या निकाल लेंगे, IDC का मान हम निकाल चुके हैं। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, रिपल फैक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, रिपल फैक्टर हमारा क्या होता है, R इक्वल टू होता है IAC/IDC। तो पहले हम IAC का मान जो होगा उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4Em/3π√2 1/2 ओमेगा L, यदि ओमेगा L का मान क्या हो, मच मच ग्रेटर देन RL हो। ठीक है, तो हम इसको RL को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये अपना हो जाएगा 1/2 ओमेगा L। ये हमारा IAC का मान हो गया। IDC का मान क्या था, IDC इक्वल टू था अपना 2Em/πRL। ठीक है, तो यहां से हम R का मान निकाल लेंगे। R इक्वल टू हो जाएगा IAC/IDC। मान रख दें इसके अंदर। तो R इक्वल टू IAC/IDC। IAC का मान क्या है, 4Em/3π√2 1/2 ओमेगा L। ठीक है, 1/2 ओमेगा L, ये अपने पास में IAC का मान, और अपॉन IDC करेंगे तो ये हो जाएगा πRL/2EM। ठीक है, तो EM से EM कैंसिल और ये हो जाएगा 2
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, थ्री पाई रूट टू, टू से हमारा टू से, और ये हमारा 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल, और ये आ जाएगा 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, तो 3 रूट 2 ओमेगा एल। ठीक है, ये आ गया अपने पास में रिपल फैक्टर का मान आर एल अपॉन 3 रूट 2 ओमेगा एल। ठीक है, यहां तक लिख लें इसको। तो R इक्वल टू हो जाएगा R इक्वल टू अपने पास में हो गया 1 अपॉन 3 रूट 2 ओमेगा एल अपॉन आर एल। ठीक है, यदि हम इस आर एल को क्या कर लें, ओमेगा एल के अपॉन में रख लें, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 रूट 2 ओमेगा एल अपॉन आर एल। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमारी वैल्यू है वो आती है अप्रोक्सीमेट 0.236 अपॉन ओमेगा एल अपॉन आर एल। ठीक है, तो ये हमारा रिपल फैक्टर का मान हो गया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि आर एल जो है वो हमारा, अगर हम देखें तो ये आर एल का मान ऊपर आ रहा है, तो अगर हम आर एल को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रिपल फैक्टर का मान भी बढ़ेगा। आर एल को बढ़ाने पर अपने पास में लोड जो करंट है अपनी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा जो रिपल फैक्टर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा अगर हम आर एल को बढ़ाते हैं तो। और यदि हम आर एल को कम करते हैं तो आर एल को कम करने पर जो हमारी लोड करंट है वो बढ़ेगी, और उर्मी का जो गुणांक है हमारा रिपल फैक्टर है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आर एल को बढ़ाने पर इसका आर का मान, रिपल फैक्टर का मान बढ़ेगा, और यदि हम आर एल को कम करते हैं तो रिपल फैक्टर का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो हमारी जो अधिक लोड करंट होगी उसके लिए रिपल फैक्टर का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये अपने पास में जो हमारा सीरीज इंडक्टर फिल्टर था उसका रिपल फैक्टर जो है वो इस प्रकार आ जाएगा 0.236 अपॉन ओमेगा एल अपॉन आर एल, और ये ओमेगा एल और आर एल पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा फिल्टर है, यानी अगर हम एल को आर एल के सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, आउटपुट के अंदर फ्लैक्चुएशन जो है वो कम मिलेंगे। क्यों, यहाँ पर हमने इंडक्टर की दो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। एक प्रॉपर्टी तो हमारी क्या होगी कि जो इंडक्टर होता है वो एसी के लिए ज्यादा रिएक्टेंस प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, यानी एसी कंपोनेंट जो है उसको ये रोकेगा, या एसी वोल्टेज ड्रॉप इसके ऊपर होगा। दूसरा, ये डीसी को क्या करेगा, एक्सी जो होगा वो डीसी के लिए 0 होगा। एसी के लिए तो क्या होगी, हमारी जो रिएक्टेंस है वो ज्यादा होगी इंडक्टर की, और डीसी के लिए इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो कम होगी। ठीक है, और दूसरा अपने पास में क्या है कि जब आरएल पर करंट वेरी करेगी, यानी जो लोड करंट है वो कम या ज्यादा होगी, तो जब ये घटती है, ठीक है, डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, इंडक्टर इसको विरोध करेगा, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारी सेल्फ इंडक्शन होता है इसके अंदर। इंडक्टर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो इस करंट के घटने का विरोध करेगा। तो करंट के घटने का विरोध करने पर यहाँ पर अपने पास में ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, और आरएल के ऊपर फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा कि ये बहुत ही कम फ्लक्चुएशन का पार्ट हमको मिलेगा। ठीक है, प्योर डीसी तो हमें नहीं मिलती आउटपुट के अंदर, लेकिन जितने फ्लक्चुएशन हमारे रेक्टिफायर
से जो हमें आउटपुट मिलता है उसके अंदर होते हैं, उससे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी जो हमारे रिपल हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। रिपल फैक्टर का मान हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारे एल और सी हैं यानी इंडक्टर और कैपेसिटर, इनको हम लोग आउटपुट के साथ में लगा करके फिल्टर सर्किट बनाते हैं। और इंडक्टर को हमेशा हम क्या यूज करते हैं, सीरीज के अंदर, और कैपेसिटर को हमेशा किस में यूज करेंगे, पैरेलल में। ठीक है, तो एल हमारा सीरीज में होगा और कैपेसिटर हमारा किस में होगा, पैरेलल में होगा। अब जो हमारे आगे फिल्टर्स हम पढ़ेंगे उनमें हम पढ़ेंगे एक तो एलसी फिल्टर पढ़ेंगे, यानी हम एल और सी दोनों को यूज करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एल को जब हमने सीरीज के अंदर लगाया तो हमारा जो आउटपुट है उसके अंदर हमें फ्लक्चुएशन कम मिले, तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को पैरेलल में और लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्चुएशन और कम होंगे, यानी रिपल जो हमारे हैं वो और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एलसी फिल्टर को यूज करते हैं। और आगे फिर हम पढ़ेंगे पाई फिल्टर। ठीक है, तो जो ये पाई फिल्टर होता है उसकी जो शेप होगी, यानी एल और सी को हम इस प्रकार यूज करते हैं कि उसकी जो शेप होती है वो पाई की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पाई फिल्टर कहते हैं। तो आगे हम इन फिल्टर्स को पढ़ेंगे, और ये अपने दो फिल्टर्स हो गए, एक तो हमारा शंट कैपेसिटर फिल्टर हो गया और एक इंडक्टर फिल्टर। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलसी फिल्टर और पाई फिल्टर को पढ़ेंगे।